अच्छा, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब अगर कोई प्रॉब्लम है सेशन में तो प्लीज मुझे जो आपने ना टेक्स्ट करना है, ठीक है? क्योंकि दरम्यान में किसी का भी माइक खुला हुआ हो तो फिर सबको डिस्टरबेंस होती है। तो यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन जस्ट टेक्स्ट। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आवाज नहीं आ रही है, कोई मसला है किसी भी पॉइंट पे। आई विल रीड चैट साइड बाय साइड एंड आई विल डिस्कस। और जहां मुझे लगेगा कि मुझे आपसे सजेशंस लेनी है तो मैं आपको परमिशन दे दूंगी एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक हो गया? तो आज का जो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि पेन कैसे पकड़ना है लॉन्ग केस की तैयारी से पहले। मतलब आपने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा तो कैसे सोचना है। सबसे पहले तो जो भी आप लोगों को फेयर्स हैं अबाउट लॉन्ग केस प्रिपरेशन कि ये मुश्किल है, आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कि नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे करोगे, तो ये आपने नहीं सोचना, डिसहार्ट नहीं होना। हर एक बंदे में जो है कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, अगर उनको आप एड्रेस नहीं करोगे तो लाइकली वो सर्कल जो है, विशियस सर्कल फेल होने का, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक आप ठीक नहीं करोगे। ठीक है? जस्ट लाइक डिश या मील, अब आप इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली डालोगे उसमें, आपने सब्जी बनानी है या बीफ बनाना है, तो एज पर रेसिपी अगर आप कोई भी चीज ऊपर नीचे करोगे तो वो सही नहीं बनेगी। तो इसी तरह वाइवा या लॉन्ग केस या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन है, अगर आप उसकी प्रॉपर एसओपीज को फॉलो नहीं करोगे, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को, उसकी टेक्निक्स को नहीं देखोगे, तो यू कैन नॉट मेक इट। जैसे डिश बुरी बनती है फिर वैसे एक रिजल्ट भी बुरा ही बनता है। ठीक है? तो जो मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, आई एम टेकिंग लॉन्ग केसेस अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल से मैं ऑफिशियली पढ़ा रही हूँ। उससे पहले तो व्हेन आई वाज डूइंग ट्रेनिंग तो ये जो थी एक्टिविटी स्टार्ट थी, तो आप कह सकते हैं कि इट हैज बीन अराउंड 8-9 years। तो इसमें जो मैंने अपनी चीजें सीखी हैं आई विल शेयर विद यू पीपल। सबसे पहले तो आप ने जब स्टार्ट करना है तो आप ये मत सोचें कि ये कोई 50 केस है। अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि ये जो हैं ओनली दे आर 20 केसेस। 10 मेजर केसेस हैं ओब्स के और 10 के मेजर केसेस हैं गायनी के। ठीक है? तो वो इजीली हो जाएगा। 20 केसेस करने से आपको थोड़ा हौसला होगा कि ये हो सकते हैं। आपके पास 2 months हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 months हैं, तो आराम से आप 3-4 दिन एक केस को देंगे तो यू कैन डू इट। अच्छा, जिस दिन जो आपने सोचा है या मेरे आप स्टूडेंट हो तो जो प्लानर मैं फॉलो कर रही हूँ राइट नो, जैसे कुछ दिनों पहले हमने एनीमिया और एचएमबी किया है, तो आप भी मेरे साथ एनीमिया एचएमबी के केसेस उठा लें। जो भी आप प्रिपरेशन करने जाते हो जिस भी यूनिट में, उसमें आप एनीमिया एचएमबी के केसेस ही देखें मैक्सिमम। ठीक है? और पेशेंट को देखने से पहले आप अपने गैजेट्स, अपनी टूल जो किट है वो प्रॉपर रखें। उसमें क्या कुछ होना चाहिए वो हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? बल्कि साथ ही कर लेते हैं। तो क्या कुछ आपके बैग में होना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम दिस के बैग में बीपी ऑपरेटर्स है, थर्मामीटर है, फीटोस्कोप है, मेजरिंग टेप है, कुछ सैनिटरी पैड्स हैं, पैप्समेयर के लिए सामान है। ठीक है? या डिग्निटी शीट्स हैं, ईडीडी कैलकुलेटर है या बीएमआई चार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटी सी बुकलेट भी रखनी है अपने पास ना, क्योंकि अगर हम लेट्स सपोज अगर हम ओब्स को ही देखें तो बेसिकली 90% जो केसेस हैं ओब्स के वो डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन, आईयूजीआर, बैड ओब्स या प्रीवियस सेक्शन, यही है ना। 10 में से भी 6 बन गए, तो इन 6 के आप कम से कम लिख सकते हैं कि आपने पेशेंट से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ अनम्यूट करती हूँ। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हुई है अब तक की? ठीक है? तो लेट्स सपोज अगर आपने डायबिटीज का केस लेना है तो आपके पास डायबिटीज की चेकलिस्ट हो कि पेशेंट से क्या पूछना है डायबिटीज से रिलेटेड, कब हुई, कैसे हुई, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या इसका आपने वर्कअप कराया है और क्या आपको प्लान दिया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने पेशेंट से पूछने हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री लेनी है तो आपको पता ही नहीं होता पूछना क्या है और क्या कैसे पूछना है। तो छोटी सी जो आपकी बुक है, बुकलेट है, उसमें वो चीजें लिखी हुई होंगी कि आप डायबिटीज का केस अप्रोच कर रहे हो तो ये क्वेश्चन लिस्ट है, ये चेक लिस्ट है जो आपने कंप्लीट करनी है पेशेंट के साथ पूछ के। अब जब आप शुरू शुरू में ले रहे हो तो फॉरगेट अबाउट टाइम, टाइम को छोड़ दें। आप ये मत सोचें कि बस 10 मिनट में लेनी है। 10 मिनट तो उन लोगों के लिए ना जो कि एंड कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, नॉट फॉर बिगिनर्स। आपको घंटा लगता है आप लें, क्योंकि शुरू में घंटा लग जाएगा, नेक्स्ट केस में
आपको 50 मिनट लग जाएंगे। और लाइकली जब आप 5 6 7 डायबिटीज के केसेस देख लेंगे तो आप 10 मिनट के बजाय 5 मिनट में अपना केस कंप्लीट कर लोगे। तो इतना अपने आप को जो है ना टफ किस्म का जो है वो स्टैंडर्ड ना दें। शुरू में अपने रिफ्लेक्सेस डेवलप करें, अपनी आदतें क्वेश्चन कंप्लीट करने की डेवलप करें, पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है वो आदतें, जो कि मेरी बेसिक 6 7 क्लासेस इन्हीं पे हो चुकी हैं कि पेशेंट से तमीज से कैसे पेश आना है और ड्रा कैसे करना है, एवरीथिंग। वो 6 क्लासें हो चुकी हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी वो बातें। तो उनसे हम आगे बातें करेंगे कि स्टार्ट कैसे लेना है व्हेन यू आर एक्चुअली टेकिंग हिस्ट्री। तो हमने अज्यूम कर लिया है कि डायबिटीज का केस है और उसका केस है, आपके पास आपकी जो टूल किट है या जो आपका बैग है वो प्रिपेयर है। ठीक है, आपको पता है कि चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, तो आपको हैफेजर्ड नहीं होना। आपको पेशेंट से पता है कि आपने कैसे अप्रोच करना है, हैंडशेक करना है उससे, ठीक है, उससे सलाम करना है, अपना इंट्रोडक्शन कराना है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है और उसको ये कॉन्फिडेंस देना है कि जो है उस रिलेटेड टू हर डिजीज आप कुछ ना कुछ आज करने वाले हो। ठीक है, एंड यू कैन सेफली से कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, और एग्जाम में भी कह सकते हो कि आज मेरा एग्जाम है, तो उसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद एग्जामिनर पेशेंट को भी पता होता है कि एग्जाम हो रहा है, तो आपको क्या जरूरत है उसमें आप झूठ बोलने की, ये बड़े डॉक्टर हैं और ये आपका इलाज करने आए हैं, दे नो इट्स योर एग्जाम। ठीक है, तो शुरू से झूठ बोलते हुए ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। तो अब यू कैन सेफली से कि आपके कुछ एग्जाम, आपके केस पे मेरा केस एग्जाम है और आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे फॉर मैनी इयर्स एंड आई विल गिव माय बेस्ट टुडे। ठीक है, और इसमें आपके मे भी आपके केस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो वार्ड में जिन्होंने नहीं देखी हम देख लें। तो अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगी तो आपके ही लिए भला होगा। इसके बाद आपने वो छोटी सी जो किताब है, चेकलिस्ट है, जिसमें आपने पूछा हुआ कि डायबिटीज का पेशेंट होगा तो मेरी चेकलिस्ट ये है, वो कंप्लीट करने लग जाएं। ठीक है, कि डायबिटीज कैसे हुई, शुरू कैसे हुई, सिम्टम पे हुई या इंसिडेंटली पेशेंट जो थी वो उसका रैंडम ब्लड शुगर जो था वो रेज आ गया। ठीक है, तो ऑनसेट फिर कब से है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो साथ में नहीं आ रही, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, अपार्ट फ्रॉम दिस के वो डायबिटिक है, शी इज प्रेग्नेंट एज वेल, तो जो नॉर्मल ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री है या सेकेंड ट्राइमेस्टर में एनीमिया की, हाइपरटेंशन की बेसिक असेसमेंट है वो भी नहीं भूलनी, वो चीज़ें भी आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन। अब हम आगे मूव करते हैं, ये थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए है। ठीक है, जब कोई भी कर रहा है, ये गाउन पहन रहा है, तो ये गाउन आपके लिए ही बना है एंड you can wear it definitely. Believe at yourself, if on earth and anyone can do this, you can also do this. ठीक है, no secret to success, it is the result of preparation, hard work, learning from failures. ठीक है, ये इसका जो I can't do it का जो ये T है ना, इसको निकाल दें, you can do it. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडे क्लास ये हैं कि हमने हिस्ट्री के 16 गोल्डन पॉइंट्स बताने हैं कि बेसिकली ओब्स के केस पे उनको कैसे लगाना है और गायनी के केस पे कैसे लगाना है। ठीक है, अपनी किट को प्रिपेयर रखें, उस दिन कंसल्टेंट की तरह आपने बिहेव करना है। ठीक है, और आपने शुरू से ही आपका जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है ना वो आसम होना चाहिए। बायोडाटा को लाइट मत लें, बायोडाटा बताने के भी जो हैं वो तरीके हैं, उसमें फ्लो, उसमें जो आपकी ग्रामर है वो ना खराब हो, उसको आप कम से कम प्रैक्टिस कर लें कि बोलना कैसे है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए यही है कि आप उसको पहले लिखें 2 3 दफा, फिर उसको 5 6 दफा, 6 7 दफा, 8 दफा, नहीं याद होता इवन 100 दफा पढ़ लो। ठीक है, ताकि बायोडाटा बोलने में आपके अननेसेसरी 5 6 मिनट ना जाया हो, विद इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट आप पूरा बायोडाटा एग्जाम में बोल सकें। ठीक है, अपनी सेपरेट फाइल्स बना लें आर इम्पोर्टेंट लॉन्ग केस की, क्योंकि अब आपने आपका जो हमने सपोज किया है कि हमने डायबिटीज ओब्स में से चुना है, तो हमने उसकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग केस की जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो एक अपनी फाइल में लगाई हुई है, फाइल आपके पास है, तो आपको पता है कि पेशेंट को से कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। अगर नहीं भी पता तो आप 16 पॉइंट्स जो मैंने आपको शेयर किए थे उसके मुताबिक ले सकते हैं। ठीक है, मेक सेपरेट फाइल्स फॉर ऑल इंपॉर्टेंट लॉन्ग केस टॉपिक्स एंड अटैच एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू दैट केस इन दिस फाइल। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ओब्स केसेस ये देख लें, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एनीमिया है, प्रीवियस का तो सबको आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद कम रेयर केस जो है वो एनॉमलीज हैं। ठीक है, और उसके बाद कार्डियक है या जॉन्डस या ट्विन।
अच्छा, गायनी केसेस में mass abdomen, it can come as fibroid, as ovarian cyst, or as any malignancy. फिर menstrual problems आएंगे इसमें साथ में, जो है वो डिफरेंशियल्स में आपको प्रोलैप्स आ सकता है, ग्रोथ आ सकती है, कोई एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी आ सकती है, इवन एट्रोफिक वेजिनाइटिस भी आ सकता है. अगेन मशहूर जमाना प्रोलैप्स का केस है, सब फर्टिलिटी एचएमबी. गायनी इनके अलावा नहीं आती. बहुत रेयर होता है कि वीवीएफ प्राइमरी मेनोरिया आ जाए, बट इनके अलावा गायनी नहीं आती. 90% यही केसेस होते हैं. तो ये आप काउंट कर लें कितने केस हैं. हार्डली ये तो 11-12 केस बनते हैं, जो कि हम अपनी लॉन्ग केस की जो क्रैश कोर्स है उसमें भी कर रहे हैं. ठीक है, तो नो वरीज, यू कैन डू इट. 2 months बहुत है ये मेजर केसेस करने के लिए. ठीक है, एग्जाम में आपका जो अप्रोच है वो फेयरलेस हो, लेकिन बदतमीजी वाली ना हो. कॉन्फिडेंस हो बट ओवर कॉन्फिडेंस मत हो. उस दिन एक दिन पहले सोएं और अपना जो ड्रेस है वो भी ऐसा मतलब बहुत भड़कीला सा ना रखें, सेंसिबल सा हो. अच्छा, ये जो है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस आइटम्स है जो आपके बैग में होने चाहिए. ठीक है, बीपी सेट, स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप. एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट्स, में जस्ट 1 minute ब्रेक. सॉरी, आई एम बैक. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है पार्टिसिपेंट्स? आयशा, अम्मारा, नहीं अनूर. डॉक्टर। अच्छा, दरम्यान में बोलते रहो ना, मुझे लगता है मैं अकेली कंप्यूटर से बातें कर रही हूँ. ठीक है, ओके. तो प्रैक्टिस आइटम्स के बारे में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वो मैंने पहले भी ग्रुप में शेयर कर दिया था कि स्टॉप वॉच रखनी है. स्टॉप वॉच पे मैं एम्फेसाइज करूंगी प्लीज. स्टॉप वॉच वो होती है जो कि स्पोर्ट्स में यूज नहीं होती, जिसमें टाइमर लगा होता है, जिसमें लिखा होता है कि होल 1 minute हो गया, होल 2 minute हो गए हैं, होल 2.5 minute हो वॉइस गए हैं. मैम, नो वॉइस। जी, स्पोर्ट्स वॉच होती है. प्लीज इसको, इसी को इस्तेमाल किया करें. रिस्ट वॉच पे ना एक बार बार रिस्ट को देखना, हाथ को यूज करना, और ये सोचना कि स्टार्ट कब किया था, ताकि आप उस स्टार्ट डेट से काउंट करते हो ना कि 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, तो एक्स्ट्रा अननेसेसरी बर्डन होता है दिमाग पे. तो लेकिन स्टॉप वॉच तो गले में लटकी हुई होती है. ठीक है, फौरन देखा भाई 2 मिनट हो गए, मैंने 10 मिनट में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है. लेट्स सपोज अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं हिस्ट्री टेकिंग में, ठीक है, तो ये बहुत एक बेनिफिशियल सा जो है वो टूल है. जूस बिस्किट्स रख लें. ठीक है, मैटरनिटी पैड जरूर रख लें. समटाइम पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आता है या लीकिंग के साथ आता है और आपको खुद से पैड देना पड़ता है पेशेंट को. ठीक है, नो समटाइम वॉइस एग्जाम. मैम, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी सबको आ रही है आवाज? आ रही है मैम, हमें आ रही है। अच्छा, जिन जिन ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से इनके माइक का मसला है. मैं इनको एक मैसेज कर दूं. टेलीग्राम वो सॉरी, ये ना जूम सबके लिए नया है. आल्दो कोविड ने हमें सिखा दिया हमने इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स हैं ना वो बड़े ही पैथेटिक हैं आईटी में. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कर लें, ये सही हो जाएगा.
रात मैंने बता दिया था वैसे डेमो देख के कि कहाँ ज्वाइन करना है, कॉल ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो ये जरूर रखें स्टॉप वॉच ना। और अगर देखें डायबिटिक पेशेंट है ना, तो क्वाइट पॉसिबल, ये जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो सकता है। तो उस वक्त क्या करोगे, जूस होना चाहिए, बिस्किट होने चाहिए, यू कैन ऑफर हर। जरूरी नहीं है कि मतलब ये अच्छा नहीं लगता कि पेशेंट को खाने पीने के लिए दें एग्जाम में, बट सर्टन सिचुएशंस में देना पड़ सकता है, स्पेशली ओब्स के केस में। सीपीएसटी वालों ने सुबह से बुला के बिठाए हुए होते हैं, एनी पेशेंट कैन स्किप हर मील, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ ना कुछ रखें। ठीक है, और इसके अलावा बीएमआई चार्ट, ईडीडी मशीन, अगर ईडीडी कैलकुलेटर अगर यूज करना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो ये 2 महीने आपके पास इसको सीख लें, क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना फिर वो मसला हो जाएगा। एग्जाम में कोई चीज फर्स्ट टाइम नहीं करनी। ठीक है, ओके। फिर स्पेकुलम डिस्पोजेबल कुछ लोग रखना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी कौन सा अच्छे होते हैं। ये बीएमआई चार्ट है, ठीक है, और इसको आप प्रिंट करवा के अच्छा सा, या जो आपको अगर प्रॉपर कलर कोडिंग के साथ मिल जाए, तो इस तरह का आप एक अपना गत्ता ले लें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जी, नजर नहीं आ रही स्क्रीन पे। नजर नहीं आ रही? नहीं अच्छा, आ अभी रहा गायब हुआ है। जी जी अभी गायब हुआ। ओके, मैं इसको शेयर। ठीक है, ये देखें, ये है बीएमआई चार्ट। बीएमआई चार्ट आपने इधर लगा लेना है, और साथ ही मैं आपसे कहूंगी कि ये इसके साथ जो इस्लामिक डेट्स होती है ना वो भी रख लें। ठीक है, मैं अगर अपना मार्कर निकालूं, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, आप जैसे कि आप हमारे महीने के लिए जो 2020 में जो आप एक्सपेक्टेड डेट्स बन सकती हैं, उसमें मुहर्रम जो था वो कब है, ठीक है, उसमें शब बारात कब हुई थी, उसकी डेट एज पर इंग्लिश कैलेंडर डेट्स मैच करके लिख सकते हैं। ये कोई चीटिंग नहीं है। ठीक है, क्लियर? छोटा सा टोटका है जस्ट, कि इस तरह का आप ले सकते हैं क्लिपबोर्ड पे आप लिख सकते हैं डिफरेंट डेट्स, क्योंकि मिस्टेकन डेट्स आ सकती हैं, अनशुर डेट्स आ सकती हैं, यू हैव टू कोरिलेट इट। कि पेशेंट को रमजान में साइकिल्स आए थे, तो रमजान को मेरी 15 रमजान है, तो रमजान आपको पता होना चाहिए शुरू कब हुआ था। लाइट सपोज रमजान शुरू हुआ था अब से 3 महीने पहले ही था ना, और आज चल रहा है, अब अक्टूबर चल रहा है, तो लाइकली दिसंबर, अगस्त, हाँ जुलाई में होगा। ठीक है, तो आप इन डेट्स को लिख लें, ये ना एग्जाम में आपका ये केस आ जाए। और जो ये जो अनशर डेट्स होते हैं बड़े तंग करते हैं अगर आपने पहले से होमवर्क नहीं किया हुआ। लेकिन पहले से होमवर्क करना ना बड़ा जरूरी है। ठीक है, पेशेंट को मैम आप चले गए हो। सुनिए, मैम ये एग्जामिनर्स माइंड तो नहीं करते इस बात को कि आपने ये अपनी सारी डेट्स और ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है बीएमआई चार्ट को? वो देख रहे होते हैं, डोंट माइंड। देखो, ये जो बैग, ये जो क्लिप बोर्ड है ना, ये आपके जो टूल किट है उसमें आ जाता है, क्योंकि बट द टेबल दे प्रोवाइड वो समटाइम हिल रही होती है, आप लिख नहीं सकते, लिखने में बड़ा मसला होता है। सेफली यू कैन यूज दिस क्लिप बोर्ड। ये तो टूल है ना लिखने के लिए, हेल्प के लिए। अब ये तो नहीं कि बेड पे लिखो, ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, ठीक है, तो यू कैन सेफली यूज दिस क्लिप बोर्ड, दे विल नॉट माइंड इट। और डेट्स भी लिखी हुई है ना, वो तो ईडीडी कैलकुलेटर पे भी लिखी हुई है, वो भी कोई मसला नहीं। आप बीएमआई चार्ट भी साथ लेके जा रहे हो, आप छोटा सा कैलकुलेटर भी साथ लेके जा रहे हो, आपको बीएमआई निकालना ही पड़ सकता है अगर आप चार्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। ठीक है, सही अच्छा है। देखो, होमवर्क क्या करना है। देखो, पेशेंट, अब हमने अज्यूम किया हुआ डायबिटीज के लिए कि डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट का केस लेने से पहले आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको पता है कि आपने क्वेश्चन कौन से पूछने हैं। अगर आपको नहीं पता ना क्वेश्चन कौन से पूछने हैं, बोंगे मारने की जरूरत नहीं है। आप उस दिन वार्ड में जाके सुबह जाके शाम को वापस आओ तो सिर्फ डिप्रेस हो के आओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं पूछना क्या था। बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे तो नहीं पता था मैंने कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, ऑल्दो वी हैव डन 4th ईयर, लेकिन क्योंकि बस प्रैक्टिस नहीं कभी करते बहुत सारे लोग, तो उनको क्वेश्चंस नहीं पता होते। ये जो अपनी छोटी सी पॉकेट साइज या कोई छोटी सी बुक बनानी है, उसमें सारे क्वेश्चंस लिखने के, भाई पूछना क्या है,
ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन को पूरे करें, पहला स्टेप है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। दूसरा स्टेप पता है क्या, उन जो आपने इंफॉर्मेशन गेन किया है उनको अपने प्री मेड टेम्पलेट्स में एडजस्ट करना। तीसरा जो है वो ये है कि मैं सिर्फ एचयूपी की बात कर रही हूँ, वो ये है कि आपने बोलना कैसे है, आपकी जो ग्रामर है, छोटे सेंटेंस है, वो कैसे बने हुए हैं। अगर ये तीन चीजें आपने पेशेंट को चेक करने से पहले ये होमवर्क किया हुआ है ना, तो बिलीव मी आप उस दिन बड़े जो है गुड कॉन्फिडेंस स्कोर के साथ घर वापस आओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो क्वेश्चन से मैंने पूछ लिया, पेशेंट ने ये जवाब दिए थे, इसमें मैंने रिस्क असेसमेंट कर ली, तो वो मैंने मैनेज कर दिया, बोलना मुझे पहले ही आता है, टेम्पलेट मेरी पहले ही बनी हुई है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन काम जिसने पहले किए हुए हैं तब वो जाके पेशेंट देखेगा, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने ये तीन काम पहले नहीं किए और वो बिल्कुल ब्लाइंड उठ के कोई भी नया केस देखेगा, ठीक है, तो फिर मसला हो जाएगा, फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा, आप उदास भी हो जाओगे। और वैसे भी हमने सोचा होगा कि कोई भी अनयूजुअल केस आ गया तो हम 16 पॉइंट से देख लेंगे कि ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसकी सेवेरिटी क्या है, उसकी काजेस क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसकी ट्रीटमेंट पेशेंट की क्या हो गया, ट्रीटमेंट खा के कोई इफेक्ट भी अच्छा हुआ या नहीं हुआ, और अब जब से एडमिट है हॉस्पिटल में तो उसके साथ क्या कुछ हो चुका है, नो व्हाट शी वांट, बस मेटल मॉनिटरिंग, मेटल मॉनिटरिंग अगर उसका केस है उसके लिए भी हमने डिसाइड किया होगा कि हमने एक निमोनिक है, टीएमओ इज यू, ये चेकलिस्ट लगानी है हर एक की ना। टी से टाइम ऑफ डिलीवरी पूछना है, उसका मोड ऑफ डिलीवरी से डिस्कस हुआ नहीं हुआ, मे बी ब्रीच हो, ईसीवी डिस्कस हुआ नहीं हुआ, प्रीवियस वन हो, फीडबैक डिस्कस हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा हाउ मेनी टाइम्स शी कमिंग हॉस्पिटल, हर दफा विजिट कर रही है तो अच्छा आपको उसका वर्कअप अच्छा मिलने वाला, बिल्कुल ही नहीं आई, कंप्लायंस ही अच्छी नहीं है तो आपके मैनेजमेंट पे भी आपने चेंज करनी है, उसको मे बी एडमिट करना पड़े और वर्कअप, ठीक है। और आई से मुराद है कि आईवी आयरन कितना लगा है, पेशेंट चाहे डायबिटीज का आईवी में तो उसको होना ही होना, ठीक है, बहुत सारे 90% वो आईवी आयरन लगवा चुके होते हैं। अगेन मैम आपका आवाज सही नहीं आ रहा। ओके, नो नॉट क्लियर, वॉइस डिस्टर्बिंग, क्या करूंगा इसका जगह बदली, ओके, अब देखिए जगह बदली, आगे सिग्नल तो फिर सिग्नल है, अच्छा, लेकिन रिकॉर्डिंग व्हेन विल बी अवेलेबल, डिस्टॉर्शन नहीं होगी क्योंकि मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सबको प्रॉब्लम है डिस्टॉर्शन की तो फिर आई मस्ट डू समथिंग, आप उसको प्लीज देख लें चैट बॉक्स में, ठीक है। किसी को अच्छी भी आ रही है वो लिख दे एटलीस्ट, वो हौसला मिल जाए मुझे। टीएमओ इज यू मतलब टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है, या टीएमए इज यू, टीएमए लिख लो, एंटीनेटल विजिट्स कितने लिए हुए हैं, आईसीआईवी लगा या नहीं, एसएसस्टेरॉइड लगा या नहीं लगा, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी ना, आफ्टर स्टेरॉइड लग चुका है तो फिर आपने मैनेजमेंट में तो नहीं बोलना। ओहो आयशा अजमल आपको भी मेरी आवाज नहीं आ रही, अन्नम जमील को भी नहीं आ रही, दीपक को भी नहीं आ रही, ओके चलो एक मिनट में जरा कुछ करते हैं। Not clear. Not clear, ma'am. रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ। अच्छा ये जो निशान है ये पास का, इसका मतलब ये कि पास हो गया या इसको मुझे क्लिक करना पड़ेगा और फिर स्टार्ट होगा? अब क्लिक करना है, अब पास, अब चलेगा, लाइकली मिल जाएगी रिकॉर्डिंग अगर ये मसला ना हुआ। ओके क्लिक इट, डन, ठीक है, अब सही है। मजीद तो दोबारा क्लिक तो नहीं करना है ना? No, ma'am. थैंक यू। ये हनीमिया का था, ये मैंने शेयर भी की हुई है ना ग्रुप में फाइल।
ओके, तेरे पूरे सेल का ओवरव्यू हो गया है ना सबको? चले, हम इधर थे, हम निमोनिक कर रहे थे। टी टी से मुराद है टाइम ऑफ डिलीवरी। पेशेंट से पूछ लें कि उसको डेट बताइए, नहीं बताई। समटाइम पेशेंट होती है कि शी हैज बीन गिवन नेक्स्ट सैटरडे को उसको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की डेट दी गई है, तो यू हैव टू ऐड इट इन एचओपीआई व्हेन यू आर क्लोजिंग योर एचओपीआई। ठीक है, और एम से है कि मोड ऑफ डिलीवरी शी हैज बीन टोल्ड कि उसका जो है वो प्रीवियस टू ईयर उसका अगेन सेक्शन होगा, या शी हैज बीन टोल्ड कि उसको वीबैक का ट्रायल देंगे। और ये जरूरी है कि मोड ऑफ डिलीवरी जो उसको बताया है हॉस्पिटल में के मींस पेशेंट प्रीवियस वन है और उसका अब रिपीट सेक्शन, आप भी से आप टॉपिक नहीं भी हो सकता। आप कह सकते हो कि मेरी कोड अवेलेबल है, अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर थी, मैंने डिस्क किया है, शी वांट ट्रायल, मॉर्बिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरे हॉस्पिटल में जो है वो मॉनिटरिंग अच्छी है, सीटीजी मौजूद है, 24/7 ओटी अवेलेबल है, ब्लड बैंक है, एनेस्थेटिस्ट है, तो मैं इसको शॉर्ट ट्रायल दूंगी। तो जरूरी नहीं है कि जो हॉस्पिटल में जो उसको जो प्लान दिया होगा ना आप उसके साथ चिपक जाओगे बस यही होना है। ठीक है, आप कंसल्टेंट हो उस दिन और आप अपना प्लान बनाओगे और उसको जस्टिफाई करोगे। इसके बाद एक है टीएम में, तो कितने दफा वो आई है हॉस्पिटल में, तो इससे आपको पता चल जाएगा पेशेंट कंप्लाइंट कैसी है। अगर बहुत दफा आई हुई है तो इसका जो है आपको वर्कअप सही मिलेगा, वरना आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी वर्कअप के लिए भी और हिडन रिस्क फैक्टर्स के लिए भी। क्योंकि पेशेंट अगर काफी दफा हॉस्पिटल आती है ना तो उसे पता होता है कि मेरे क्या क्या रिस्क हैं, शी हरसेल्फ टोल्ड। क्योंकि जब आपने एचओपी शुरू करनी है तो आपने वो जो अपनी चेकलिस्ट है वो लाइक का पैरेट स्टार्ट नहीं कर देनी, क्या हुआ था क्यों हुआ था मुझे बताते रहो, नहीं ऐसे नहीं करना। 1 मिनट देना उसको, उससे पूछना है कि वाई शी कम देयर ना, क्या प्रॉब्लम थी, वो खुद बताएगी कि मुझे शुगर है, और क्या था, मुझे तो 3 साल से शुगर है, फिर और क्या था, मेरा तो बच्चा भी जो है पानी बहुत ज्यादा, और क्या है, अब तो मुझे हरकत भी नहीं हो रही, और क्या है, अब मुझे सांस में मसला हो रहा है, और क्या, वो खुद ही सब कुछ बता देगी जो उसके कंसर्न्स होंगे। बेसिकली कंसर्न्स ही हमारे मोटिव्स है ना, कंसर्न्स को तो हमने हर हाल में एड्रेस करना है। जब पेशेंट को बोलने नहीं दोगे तो फिर कंसर्न्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये इससे आपकी एफर्ट भी बच जाएगी। मे भी आप खुद भी बाद में पूछते तो आपको एक बोली पूछने के लिए 5 क्वेश्चन करने पड़ते जो पेशेंट ने खुद बता दिया। अब आप पोल रिलेटेड बातें करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। तो ये जो शुरू का 1 मिनट है ना वो आपने पेशेंट को देना बोलने के लिए। ठीक है, वो मैं आपको बेसिक क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो टीएम में हो गया हमारा। अब हमारा दूसरा था कि इज यू, इज मतलब आईवी आयरन एसिस्टिकाइड कवर हो चुका है नहीं हो चुका, और यू से मतलब अल्ट्रासाउंड कितने हो चुके हैं। मे बी आपको ग्रोथ स्कैन मांगना पड़े तो एग्जामिनर कहे कि मेरी ग्रोथ स्कैन्स नहीं हुए तो यू कैन से कि मेरी पेशेंट ने कहा है कि 3-4 हुए हैं, गिव मी व्हाटएवर इज अवेलेबल, आई विल जस्ट सी कि क्या ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। चलो ग्रोथ स्कैन नहीं है बट ग्रोथ पोटेंशियल तो मैं देख सकती ना। तो ये आप एंड पे ये निमोनिक लगा दें तो वो बच्ची कुछ चीजें जो आप भूल गए थे वो भी याद हो गई। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ तक रिवाइज करेगा कि ओब्स का केस है, घर से निकलने से पहले क्या कुछ करना है और पेशेंट के पास बैठने से पहले क्या कुछ करना है अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो। अनम आप बताओ। अनम, तरीबा, कोई भी नहीं है आज। रिवाइज कर दो जो हमने हमने भी सीखा है कि हमने क्या करना है। फरा, फाइजा, सादत, आलिया, जुनैरा, युसरा, तूबा, तहजीब, एनीवन। मैम बेक प्रिपेयर करना है और अपनी चेकलिस्ट बना के जानी है कि हमें क्या क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से। क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन है?
ठीक है, नजर आ रही है? तो अगर पेशेंट की लेट्स सपोज अगर डायबिटीज नहीं है, हम इसको समझते हैं कि ये आईयूडी है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लेंगे, क्योंकि डायबिटीज आईयूडी में बेसिकली 90% डायबिटीज ही निकलती है। तो आपने प्रॉपर चेकलिस्ट ले ली है, सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो नाउ यू विल एक्सप्लेन कि इट वाज unplanned unsupervised pregnancy. She complained about decreased movements at her 8 month of pregnancy. When she visited at hospital, she was told about intrauterine fetal death. अब देखिए एग्जाम में ना कोई आपने एब्रीवेशन नहीं यूज करनी, ठीक है। अगर आपने एल्डोमेट बोलनी है तो अपने मिथाइल डोपा बोलना है उसकी बजाय, आईयूएफडी नहीं बोलनी है, आपने इंट्रायूटाइन फेटल डिवाइस बोलनी है, ठीक है। अच्छा, हर इंडक्शन ऑफ लेबर आईयूएल नहीं बोलना, planned labor was smooth and uneventful. I mean, no shoulder dystocia, prolonged labor. She delivered an average-sized baby boy with no previous gross abnormality, with no cord around neck. It was old intrauterine fetal death with positive feeling of skin. क्योंकि जो फ्रेश चिलबर्थ होती है वो इंट्रापार्टम इवेंट्स के साथ आती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंटीपार्टम इवेंट्स थे। अगेन काज की तरफ इशारा है। My patient told me that regarding cause of intrauterine death, no specific fetal and maternal test was performed by hospital, neither by any radiological investigation done, no autopsy conducted. However, history is not suggestive of fever, flu, rash. देखिए ना, अब आईयूडी पिछली हुई है, उसको टॉर्च भी तो हो सकता था, ठीक है। अगेन डायबिटीज, हिस्ट्री इज नॉट सजेस्टिव ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपके पास टाइम कम है तो हिस्ट्री इज नॉट सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, जॉन्डिस, इचिंग, जॉइंट पेन, सनरैश, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस यू कैन यूज। वरना आप बोलें कि नो हिस्ट्री ऑफ पोलीयूरिया, पोलीफीजिया फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन के लिए एपिगैस्ट्रिक पेन, रेज ब्लड प्रेशर, हेडेक, हार्ट डिजीज के लिए आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साइनोसिस, सिनकपी यानी कोई एडीमा, ठीक है। तो आप सिम्टम्स के साथ भी बता सकते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन टाइम, यू कैन यूज डायरेक्टली कि हिस्ट्री इज नॉट सजेस्टिव ऑफ फीवर, फ्लू, रैश, ठीक है। और देन यू कैन से कि दिस सैड इंसिडेंस इज नॉट preceded by abdominal trauma or leaking, मतलब कोई प्रॉम भी नहीं हुआ, अब्रप्शन भी नहीं हुई। Between her pregnancies, evaluation for diabetes and hypertension has not been performed. मतलब ये भी नहीं कंफर्म हुआ कि बाद में वो कोई क्रॉनिक जेडीएम था या क्रॉनिक डायबिटीज था, क्रॉनिक हाइपरटेंशन थी या पीआईएच था, ठीक है। तो अब आपकी टेम्पलेट बनी होनी चाहिए, दैट वाज माय टेम्पलेट, कि मैं आईयूडी का कोई भी केस अप्रोच करूंगी तो मेरे क्वेश्चन पूरे हैं, काज ऑफ आईयूडी एज पर रिकॉर्डी क्लासिफिकेशन जो आपने रिटर्न में पढ़ी थी वो देख लें, ठीक है, या फिर प्लेसेंटल काजेस देख लें, मैटरनल काजेस, फेटल काजेस, अब्रप्शन या प्रेगनेंसी रिलेटेड या कॉर्ड रिलेटेड चीजें, वो करके अलग से कंपोनेंट चेक लें कि ये क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चंस को टेम्पलेट में ऐसे आपने लिखना है और आपने बोलना है। तो फिर ये इट विल सेव योर टाइम, इट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, और एग्जाम में भी स्मूथ जाएगा ना, क्योंकि जो अब आप पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, उसमें एग्जामिनर इतना सुन नहीं रहे होते। बीइंग एग्जामिनर मैं खुद भी नहीं सुन रही होती, मैं वेट कर रही होती हूँ, चलो यार जब समरी आएगी तो देख लूंगी, रिस्क फैक्टर्स आएंगे तो देख लूंगी, हाँ कोई स्ट्राइकिंग बात हुई, पेशेंट से कोई बदतमीजी हुई या कोई अनयूजुअल चीज हुई आपसे, तो वो मैं नोटिस कर लूंगी, एग्जामिनेशन जरूर मैं देखूंगी। अदरवाइज मैं उस पर बिलीव करूंगी जो आप मुझे बता रहे हो। तो जो आप मुझे बता रहे हो, अगर वो आपके सेंटेंसेस और टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, तो शुरू से ही क्या कहते हैं ना, एंड अच्छा तो अंजाम भी अच्छा। तो फर्स्ट इंटरेक्शन तो आपकी हिस्ट्री होगी ना, पेशेंट कम्युनिकेशन होगी, वो ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेम्पलेट बन गई। यहाँ कोई क्वेश्चन? एनीवन क्लियर? मैम ये समरी है ना आईयूडी की टेम्पलेट की, जिसे नहीं, हम जब हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में जब हम बात करेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि मेरी पेशेंट को प्रीवियस आईयूडी है, तो प्रीवियस आईयूडी को किसी भी जगह पे प्रीवियस आईयूडी आ जाए उसमें, तो आपने उसके लिए टेम्पलेट बनाया हुआ है, आपने वो कहते हैं ना ठग से वो टेम्पलेट फिल कर दिया। अगर पेशेंट साथ में लाइक प्रीवियस कार के साथ भी आई है कि प्रीवियस कार एक रिस्क फैक्टर था, तो आपने प्रीवियस कार का भी एक टेम्पलेट बनाया हुआ है कि हर सेक्शन वाज परफॉर्म्ड, इंडिकेशन क्या थी, कोई इमरजेंसी था, इलेक्टिव था, इंट्रापार्टम कोई कॉम्प्लिकेशन हुई नहीं हुई, ठीक है, और मोड ऑफ एनेस्थीसिया क्या था, कोई ड्यूरिंग सेक्शन कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, टाइम ऑफ डिस्चार्ज टाइम पर डिस्चार्ज हो गई, कोई लॉन्ग टाइम के लिए कैथेटराइजेशन नहीं हुई, वूंड खराब नहीं हुआ, लेग स्वॉलन पेन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट है बेसिकली,
तो वो आपने कंप्लीट करनी है। तो हर प्रेजेंटेशन या हर रिस्क फैक्टर का एक टेम्पलेट बना लो। आईयूडी का ये बना लिया, प्रीवियस कार का उसके जो स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जो कि जरूर आपने बतानी है, और मैनेजमेंट में भी उनको आप वो डिफाइन कर देंगे मैनेजमेंट को भी, तो वो जरूर डालें। सिमिलरली एनीमिया की बनाएं, ठीक है, सिमिलरली हाइपरटेंशन की बनाएं, सिमिलरली जो है वो थायराइड की जॉन्डिस की बनाएं। ऑब्वियसली जो लोग क्रैश कोर्स से मेरे साथ हैं उनको मैं अपनी टेम्पलेट्स भी शेयर करूंगी, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपनी बनाएं, क्योंकि जो एफर्ट आप लगाएंगे वो भूलेगी नहीं ना। मेरी एफर्ट है, मैं तो मुझे तो याद रहती है अब, क्योंकि मैंने एफर्ट की हुई है। जी जी मैम, ये जो आईयूडी की हिस्ट्री है किसी पेशेंट की लेंगे, ये जैसे पेशेंट को डायबिटीज भी है और हिस्ट्री ऑफ आईयूडी है, तो ये एचओपीआई से पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ बतानी होती है या फिर ये ट्राइमेस्टर वाइज जैसे होती जाएगी तब बतानी? मैं आती हूँ उसी मुद्दा पे आती हूँ कि आपने इन सब चीजों को एक्चुअली इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। प्रॉब्लम तो यही है ना डॉक्टर, कि पहले एक क्वेश्चन ये कि एक पेशेंट थी अभी हमारे से ना कॉल पे मंडे वाले में थे, 35 वीक पे प्राइमरी थी, और जब वो मतलब आईयूडी के साथ होल मतलब अल्ट्रासाउंड के ऊपर डायग्नोस था, जब बेबी डिलीवर हुआ है ना तो थ्राइस कॉर्ड टाइटली अराउंड द नेक था। अगर पेशेंट हमसे यही कहे कि ना कॉर्ड अराउंड द नेक थी मतलब वो जो आईयूडी के उसमें, और कोई पॉजिटिव फाइंडिंग भी नहीं, तो हम उसमें क्या पता, एग्जामिनर ये पूछे कि पेरिनेटल मोर्टेलिटी जो है उसका रिस्क कितना है कॉर्ड अराउंड द नेक पे, अगर आपको जो अल्ट्रासाउंड में पहले से पता चल जाए कॉर्ड अराउंड द नेक है तो आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, क्योंकि ये तो सेक्शन की इंडिकेशन तो नहीं है ना, तो फिर हम किस तरह इसको केस को लेकर आपको जाएंगे? बताते वन सिंगल लूप नहीं है, 2 loops with true knots they are indication you can go for section, या फिर लो थ्रेशोल्ड पे आप ट्रायल ऑफ लेबर करोगे, सीटीटीज खराब होंगे तो यू विल गो फॉर सेक्शन, क्योंकि उसमें जब इतनी टाइट लूप होती है, ट्रू नॉट्स होती हैं और मोर देन 1 होती हैं, उसमें हेड डिसेंट ऑफ हेड भी नहीं होता, बच्चा ऊपर रहता है, ठीक है। तो अगर आप जरूर करेंगे, हाँ प्राइमरी में आप कोशिश करेंगे शार्ट ट्रायल लेके कि अगर डिसेंट अच्छा हो रहा है, सिटी भी ठीक हो रही है तो ठीक है, 2 कार्ड तो क्या हम 3 कार्ड अराउंड नेक भी नॉर्मल डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। हो रहे होते हैं, सीधे मैं कहा था कि अब क्या होगा इसमें अगर इस तरह से कोई केस आ जाए आपके पास? हम हर कुछ नहीं, प्राइमरी का हम भी देख लेते हैं ना कॉर्ड अराउंड द नेक है। अब जो भी पेशेंट बहुत बल्कि होता ही नहीं है, बहुत कम कभी मतलब अल्ट्रासाउंड में दे देते हैं, कोई आपने रीजन है डॉक्टर करवाया हुआ है तो, वरना तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड ही हो रहे होते हैं ना हमारे पास तो। कोई बात नहीं, वो मे बी वो कोई कोइंसिडेंटल रीजन हो, ओनली कार्ड अराउंड नेक रीजन ना हो, या कार्ड अराउंड नेक भी 3 लूप्स और जो है उस पे हम कर सकते हैं सेक्शन। 3 लूप्स हैं, अगर ट्रू नॉट्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट ने डोपलर फ्लो पे कमेंट किया हुआ है कि ये ट्रू हैं और आपस में इंटरमिंगल्ड हैं, तो यू कैन गो फॉर सेक्शन, करना भी चाहिए, क्योंकि इंट्रापार्टम इवेंट्स जो हैं वो एकदम से खराब होते हैं जब कार्ड खराब होती है। 3 पे कर सकते हो विद ट्रू नॉट्स, लेकिन 1 और 2 पे शॉर्ट ट्रायल विद गुड सीटीजी मॉनिटरिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें पेरिनेटल मोर्टेलिटी का मतलब रिस्क कितना होता है? क्योंकि अगले ही दिन जो मॉर्निंग मीटिंग हुई थी तो मुझसे ये सवाल पूछा था और मुझे जवाब नहीं आता था, और आपने अभी तक नहीं देखा ढूंढा तो, पर उसमें जो ये नहीं आया था कॉर्ड अराउंड द नेक जो है उसका इंसिडेंस जो है वो तकरीबन 30% टर्म पर होता है, बाकी पेरिनेटल मोर्टेलिटी का रिस्क नहीं मिला कि मुझे कितना होगा क्या होगा, ये मैंने ढूंढा था। देखिए सिंगल प्रेगनेंसीज में कम होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा होता है, और जो आईयूडी की रीजंस है, जब हमने डिवाइड किया होता है ना इसको कि प्लेसेंटल रीजंस अलग हैं और कार्ड की रीजंस अलग हैं, तो उसमें ये आती है एंड इट इज वन ऑफ रीजन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ या इंट्रापार्टम डेथ, ठीक है। हाँ, हाउ मच इंसिडेंस आप एग्जाम में कहते हैं कि मैडम एग्जैक्टली आई डोंट नो, वो इस चीज पे फेल भी नहीं करते, परसेंटेजेस बहुत नहीं पूछते, इस बेस पे नहीं करते। हाँ, थ्योरी में होता है तो यू मस्ट नो कि ट्रू नॉट का इंसिडेंस क्या है और कार्ड अराउंड नेक का इंसिडेंस क्या है, जो कि सेफली 0.5 या 1% तक होता है। बट वो 1% या लेस देन 1% आईयूडी कितनी कराता है, वो अगेन 1 या 2% तक होती है, ठीक है, क्योंकि इसी की बेस पे अगर हम सेक्शन करें तो फिर हमारे पेशेंट का सेक्शन करें। ठीक है, ये है स्टॉप वॉच मशहूर जमाना जिसको मैं बता रही थी, ठीक है। मेरे लिए तो बड़ी इफेक्टिव साबित हुई थी, मैं लगी हुई थी प्रोलैप्स के केस में, और जब मैंने टाइम देखा तो 9 मिनट हो चुके थे, फिर बाकी सारी हिस्ट्री 1 मिनट में लेनी पड़ी, लेकिन इट सेव्स माय लाइफ, इसलिए मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दे रही हूँ कि इट मे सेव सम अदर पर्सन्स लाइफ एज वेल, ठीक है। बीएमआई चार्ट इसको ऐसे आप क्लिप बोर्ड पे लगा सकते हो, और एडीडी की जो डेट्स हैं वो भी, ठीक है। और ये एथिकल इश्यूज हैं कुछ, फर्स्ट गोल्ड मिनट मैंने आपको बोल दिया कि पेशेंट से सुन लें आई किस लिए, ठीक है। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगी जो कि मे बी आपको 1 घंटा भी दिया जाए और आप उसको ना उगलवा सकें, जो 1 मिनट में मिल जाएगी,
ठीक है। अनकोऑपरेटिव पेशेंट को भी हैंडल किया जा सकता है, उसको ट्रस्ट में लिया जा सकता है। बी फेयर, बी पोलाइट, बाकी अल्लाह भी देख रहा है, एग्जामिनर भी देख रहे हैं, फिर समझ लें वो आपका दिन नहीं है, इस पे क्या रोना पीटना। अच्छा, फिर अब यहाँ आ गए हैं हम कंपोनेंट्स पे। अब ये कंपोनेंट्स तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, मैंने ये क्लास शेयर की थी। अब इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, सपोज ओब्स के केस में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो मैं बताती हूँ। मैं आती हूँ अब ओब्स के केस पे, ठीक है। ये वो निमोनिक है जो मैं आपको बता रही थी। ओब्स के केस में आप कोई अपने आप को अनम्यूट करके भूल गया है, मैं कर दूं? चलें, ठीक है। वो जो निमोनिक में मैंने बताया था वो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, अब ये देखें, बल्कि मैं यहाँ नहीं बताती, मैं आ जाती हूँ ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, तो ये इस तरह से ना एक लाइन ले सकते हैं, बायोडाटा यहाँ आ गया, इधर रिस्क फैक्टर्स आ गए, ठीक है। जो भी रिस्क आपको लगेंगे, आपको मैनेजमेंट में तंग करेंगे, सताएंगे, आप भूल ना जाएं, सारे यहाँ आ जाएंगे। लेट्स सपोज डायबिटीज है, आईयूडी है, अब एनीमिया हो गया है, ठीक है, ब्लड लग गया है इसको, इसका प्रीवियस पंच स्कार है, ये सब चीजें यहाँ रिस्क में आ गई। समरी में भी ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प होगी, ठीक है। अच्छा, अब बायोडाटा के लिए आपने ये शुरू ऊपर वाली लाइन है, उसमें आपको पता है कि पेशेंट की एज, नेम, क्या रेजिडेंट ऑफ, और मैरिड फॉर, ग्रेविड पैरा, मोड ऑफ डिलीवरी, हाउ मेनी किड्स शी हैव, एलएमपी, और हस्बैंड के साथ कोई मैरिड रिलेशनशिप जो है वो, सॉरी, हस्बैंड कंसाइगनस मैरिज है या नॉन कंसाइगनस मैरिज है, हस्बैंड की एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, और फिर आप आ जाएं कि टाइम ऑफ एडमिशन क्या था और मोड ऑफ एडमिशन क्या था। बेसिकली अगर कोई पेशेंट कहे कि वो 3 दिन से एडमिट है, कोई कहे 13 दिन से एडमिट है, तो आपको समझ आ जाएगी कि 13 डेज से एडमिट है, तो शी मस्ट बी हैविंग सम कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जो कि मैनेज ही हो रही है 13 डेज से। डायबिटीज हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, कोई एडेरेंट प्लेसेंटा हो सकता है, तो यहाँ से आपकी सिक्स सेंस जाग जाएगी, ठीक है। देन यू विल से के चीफ कंप्लेंट क्या है, ठीक है। अगेन आईओडी या डायबिटीज उसने बता दी, चीफ कंप्लेंट उसकी, सॉरी, ये है डायबिटीज है, ठीक है। तो अब कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी हिस्ट्री शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, है ना, कि शी कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली इन प्लान्ड कंसेप्शन, ठीक है। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बातें पूछनी होती हैं, एक तो यही कि प्लान्ड कंसेप्शन थी और अनप्लान्ड थी, यूपीटी कब पॉजिटिव हुआ, उसके बाद फोलिक एसिड लेती रही नहीं लेती रही, तो इतना हैफेजेड क्या जाना। हम बेसिकली, हमारी अप्रोच क्या होती है, हिस्ट्री होती है ना, और इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये हमारी लॉन्ग केस की अप्रोच है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही बातें पूछ लेंगे हिस्ट्री पे, कि नाज़िया वोमिटिंग कब हुआ, यूपीटी कब पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अनप्लान्ड थी, प्लान्ड नहीं थी, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन पे अगेन अल्ट्रासाउंड, डेटिंग स्कैन कब हुआ, बुकिंग इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, और रिजल्ट क्या बताया गया। एग्जामिनेशन पे अगेन बीपी चेक हुआ नहीं चेक हुआ, ठीक है। और ट्रीटमेंट पे फोलिक एसिड दिया या कोई ट्रेटोजेनिक ड्रग्स ले रही थी या नहीं ले रही थी। तो इस तरह आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को कम्प्लीटली एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। आप बेशक हिस्ट्री जैसे मर्जी लें, ट्राइमेस्टर वाइज लें या जिस कंप्लेंट के साथ आई है उसको पहले लें, इट्स अप टू यू। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कंपोनेंट्स हैं, आपने इनको पूरे करने हैं और अपने टेम्पलेट्स बना लेनी है। फॉर मी, मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हिस्ट्री नहीं लेती थी, मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले की लेती थी, जिसको मैंने ना T0 मेरा कोड था, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है ना बहुत सारी लंबी बातें लिखनी नहीं होती। आपको जो पेपर दिया जाता है उसमें आप कहानी तो नहीं लिखते, आपने सिर्फ डिफेक्टर्स लिखने हैं, पेशेंट का बायोडाटा लिखना है, ठीक है, और मैनेजमेंट आप डिस्कस करके उठेंगे। तो बेसिकली आई टू आई वाइवा होता है ना, ऐसा ही होगा ना अगर आपने कुछ देखे भी हुए हैं केसेस। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इट वाज अनप्लान्ड कंसेप्शन, क्योंकि अगर आप HOPI पूरी लिखते हो तो आपको एक घंटा चाहिए, एग्जाम तो खत्म हो जाएगा। प्लीज मत लिखें उस वक्त मत लिखें जब आप एग्जाम में हो, लेकिन अभी जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जरूर लिखो। और मैं आपको ये कहूंगी कि कम से कम 30 केसेस लिखो, राइट फ्रॉम बायोडाटा टिल योर मैनेजमेंट। The student who is writing
30 केसेस जिसने लिख लिए हैं ना, राइट फ्रॉम बायोडाटा टिल मैनेजमेंट, आप में इतना फ्लो होगा, आपके सेंटेंसेस इतने अच्छे होंगे ना, तो आपको एग्जाम में कोई चीज नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब ये जो दिन है इनमें आपने लिखना है, बट एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में सिर्फ आपने समरी लिखनी है, रिस्क फैक्टर्स लिखने हैं, और जिस तरीके से लिखने हैं वो एंड पे मैं टेम्पलेट दोबारा बता दूंगी। ठीक हो गया? तो मैं ये कहूंगी कि आपको बजाय इसके कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को कहो, आपके पास ये 4 टी होनी चाहिए। ठीक है, T0, T1, T2। सुंबल प्लीज म्यूट करें। ओके, तो अब आप T0 से मेरा ये है मेरे लिए कि प्रायर टू कंसेप्शन क्या हालात थे। अगर डायबिटिक या क्रोनिक डायबिटीज, तो ये जो थी, शी कंसीव्ड आफ्टर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, वाज शी ऑप्टिमाइज्ड एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, क्या उसको प्रॉपर एडवाइस के बाद उसने कंसीव किया। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है एंड शी कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली, तो ये अगेन इन इटसेल्फ इज अ रिस्क। ठीक है, शी शुड कंसीव आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, आफ्टर कंसल्टिंग हर कंसल्टेंट। तो आई विल स्टार्ट कि माय पेशेंट conceived without prior preconceptional counseling and evaluation of her diabetes, and now I will come for T1, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर को मैं T1 लिखूंगी just to save time in exam। आप अपने कोड्स बनाए और उन पे पक्के हो जाओ। ठीक है, बायोडाटा के लिए भी कोड बनाने हैं, वो बता दूंगी। T2 से बता दें कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या इवेंट्स हुए थे, और T3 में मतलब पेशेंट के जो है वो। जी जी जी, मुझे ये पूछना था कि प्री कंसेप्शन जो हिस्ट्री हम ले रहे हैं, तो वो कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स होंगे तो उनमें ही हम लेंगे, या हर पेशेंट में मतलब हम लें हिस्ट्री बिफोर कंसेप्शन? हर प्रेगनेंसी में प्री कंसेप्शन काउंसलिंग है। हर प्रेगनेंसी में 3 महीने पहले फोलिक एसिड है। ठीक है, आपने मुंह उठा के कंसीव, तो आप हर एक में डाल सकते हो कि शी कंसीव्ड विदाउट प्रायर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। ठीक है, अगर कोई क्रोनिक डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक है, अस्थमा है, रीनल डिसऑर्डर है, तो यू कैन से कि प्रायर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ डिजीज नहीं हुई, और आपने सीधा वो जो ऊपर मैंने कॉलम बनाया था ना रिस्क फैक्टर्स का, उसमें लिखो उसको कि ये जो है ना स्पॉन्टेनियस, अनप्लान्ड, अनसुपरवाइज्ड और विदाउट प्रायर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो है प्रेगनेंसी हुई है, एंड इट इज अ रिस्क फैक्टर। एग्जामिनर ने पूछना है कि व्हाट आर योर रिस्क फैक्टर्स, तो आपने तो उसको सोचना ही नहीं है, आपके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, अब ये जो T1 है, अब इसमें हमने कहा था ना हम हिस्ट्री पे पेशेंट से पूछेंगे कि हाउ शी कंसीव्ड, इवैल्यूएशन थी या नहीं। एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पूछ लिए कि नाज़िया, वोमिटिंग हुई नहीं हुई, ब्लीडिंग डिस्चार्ज हुआ नहीं हुआ, पेन हुआ नहीं हुआ, यूटीआई हुआ नहीं हुआ। डायबिटिक है तो अबाउट डायबिटीज कंट्रोल पूछ लिया। ठीक है, तो हिस्ट्री ली है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, उस हिस्ट्री में कोई चीज पॉजिटिव है तो सिर्फ वो मेंशन कर दें, लाइक एनवीपी हो गया, नाज़िया वोमिटिंग हो गया प्रेगनेंसी का, वो पॉजिटिव है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी लिया, एडमिट भी रही है। ओवेरियन हाइपरसेंसिटिव सिंड्रोम हुआ, अगेन रिस्क फैक्टर है। ठीक है, ये पेशेंट आईयूजीआर भी चलते हैं बाद में, इनमें एनीमिया भी मिलता है। ये इसको सिर्फ पॉजिटिव लिखो, क्योंकि जो चीजें बाय डिफॉल्ट आपने पूरी करनी है उनको क्या लिखना, आप सिर्फ यहाँ पॉजिटिव बातें लिखें। हाँ, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको ब्लीडिंग हो गई है तो आप ब्लीडिंग बी पॉजिटिव फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फोलिक एसिड नहीं लिया, नेगेटिव, ये भी रिस्क फैक्टर है ना। तो ये चीजें बस ऐसे करके लिखो। ठीक है, और हम सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ही बात कर लें, तो जो चीजें नॉर्मल हैं उनको क्या लिखना। हर एक पेशेंट को तो पता है ना कि स्पॉन्टेनियस, प्लान्ड, अनप्लान्ड कंसेप्शन है, हर पेशेंट को नाज़िया वोमिटिंग हो गई है, हर एक का डेटिंग स्कैन हो गया, हर एक ने इन्वेस्टिगेशन करानी है, हर एक ने फोलिक एसिड लेनी है। अब जिसने जो काम नहीं किया, या जो जिसका जो है कोई चीज ऐसी थी जो कि पॉजिटिव फैक्टर बन गई, ब्लीडिंग होगी, या डायबिटीज शुरू से ही कंट्रोल नहीं थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, तो ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्रोमाइज हुई, तो सिर्फ उसको पॉजिटिव लिखें। यहाँ मैं जो लिखूंगी, मैं लिखूंगी मेरे पेशेंट को जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नाज़िया वोमिटिंग अनयूजुअल हुआ है, हर एक को होता है, बट अनयूजुअल ज्यादा हुआ है कि आईवी और एंटीबायोटिक्स लिए और अभी तक ले रही है, तो ये रिस्क फैक्टर है। क्योंकि ये लेटर ऑन आईयूजीआर, और हम जब पेशेंट एनीमिक होगा तो हम कहेंगे कि मेरे पेशेंट में हाइपरेमेसिस बहुत रहा है, इसने खाया भी है ही नहीं। ठीक है, थ्रू आउट हर जेस्टेशन। अच्छा, अगर उसको ब्लीडिंग हुई है तो बस मैंने वो पॉजिटिव ले लिया। ये मैंने हिस्ट्री में जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो लिख लिए। फिर एग्जामिनेशन पे अगर वो कहे मेरा बीपी रेस था, या तो वो पॉजिटिव आ गया, शुरू से ही ज्यादा है तो क्रॉनिक
हो सकती है, ठीक है। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन पे वो ये कहे कि मेरी एनीमिया इन्वेस्टिगेशन हुई थी, HB कम बताया था, तो HB का कम होना भी जो है वो अगेन एक चीज है। फोलिक एसिड ट्रीटमेंट पे आ जाए, एंड पे सबसे पहले आखिर में ट्रीटमेंट पूछनी है। ट्रीटमेंट में वो अगेन फोलिक एसिड या कोई भी कीमो रेडियो ट्रेटोजेनिक ड्रग हुई जो बच्चे की आर्गन जेनेसिस को अफेक्ट कर सकती है, वो पॉजिटिव हो गई। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रिस्क फैक्टर्स ये सारे निकल आए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं सिर्फ वही लिखो, पूरी हिस्ट्री कहानियां मत लिखो। अब इसमें कोई टाइम नहीं लगा, क्योंकि टाइम नहीं लगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है। तो आपने यस और नो करके लगाना है और अपना आई टू आई कॉन्टेक्ट एग्जामिनर से मेंटेन रखना है, ठीक है। सिमिलरली आप T2 पे आ जाएं। T2 में क्या चीजें होती हैं? हिस्ट्री पे क्या पूछना है आपने? यही कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं हुआ। सेकंड ट्राइमेस्टर में 3 चीजें नहीं भूलनी, चाहे पेशेंट वैसे ही घूमने फिरने आया है हॉस्पिटल या एग्जाम में, वैसे ही भेज दिया, फिर भी हर ओब्स के पेशेंट की एनीमिया असेसमेंट, डायबिटीज की असेसमेंट, हाइपरटेंशन की असेसमेंट आप पे वाजिब है। तो ये हिस्ट्री पे आपने पूछ लिया, ठीक है। डाइट कैसी है? वर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं है कोई, जो भी इसका निमोनिक आपको बता चुकी हूँ, एक्सीलेंट निमोनिक था इसका। इसी तरह डायबिटीज में पॉलीयूरिया, फेजिया, डिप्सिया, या आप इसको अगेन लेमैन टर्म में बोलें इंक्रीज थर्स्ट, एपिटाइट, यूरिनेशन, वो ज्यादा अच्छा है। वेजाइनल डिस्चार्ज, स्किन इन्फेक्शन, रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन, ये सब चीजें नहीं हुई या हुई, अगर हुई तो फिर आप बोल दें कि इसका कोई ओरल हाइपो 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हुआ, नहीं हुआ, उसको OGTT नहीं बोलना, ठीक है, प्रॉपर बोलना है। या हाइपरटेंशन पॉजिटिव है तो पूछ लें 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन से नहीं हुए। पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आप आ जाएं एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन पे आप उसे पूछ लें कि फंडल हाइट एज पर हर एक्सपेक्टेशन है, मूवमेंट्स ठीक है, और अगेन इसकी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी एनीमिया की, डायबिटीज की अगर कोई पॉजिटिव है उसके बारे में पूछ लें। हाइपरटेंशन में 24 आवर वाला जो अगर पॉजिटिव है तो पूछ सकते हैं। फिर आप आ जाएं ट्रीटमेंट पे, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली उसने उस पर कमेंट कर लें। अगर आपका पेशेंट जो है डायबिटीज का है तो अगेन पॉलीहाइड्रोमियाज, एक्सेसिव फीटल ग्रोथ, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो जो एज पर सिचुएशन हो। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में बेसिकली ये चीजें पूछनी थी, आपने इसका टेम्पलेट सेट किया हुआ है, बट आपके केस में जो पॉजिटिव है वो ये है कि एनॉमली स्कैन नहीं हुआ मेरी पेशेंट का, रिस्क फैक्टर है ना, क्योंकि अब अगर कोई पोली भी आ गया तो आपको नहीं पता एनॉमलीज की वजह से हो सकता है। फंडल हाइट वो कह रही है कि मेरी बहुत ज्यादा हुई है, इसको बस रख लें, ठीक है। और फिर फंडल हाइट कैसे ज्यादा हुई, इसका ट्रेंड भी देखें, एकदम से ज्यादा हुई है या ग्रेजुअली ज्यादा हुई। एकदम से ज्यादा होती है अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल में और ट्विन ट्रांसमिशन सिंड्रोम में, अगेन आपकी जो है कान खड़े हो जाएंगे, एकदम से क्यों ज्यादा होगी, ठीक है। फिर एकदम से ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा, तो फिर प्रेशर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, अगेन एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। और आपकी चेकलिस्ट बनी हुई है कि इंक्रीज फंडल हाइट में क्या टेम्पलेट लगाने हैं, क्या बातें पूछनी है, ठीक है। और अगेन जो चीजें पॉजिटिव हैं वही लिख रहे हैं। अब असेसमेंट की आई तो डायबिटीज के साथ थी, बट आपने एनीमिया असेसमेंट की, वो पॉजिटिव आ गई, ठीक है। अब आपने एनीमिया इसको जो है पॉजिटिव कर दिया, और इस चीज को पॉजिटिव करने का मतलब ये ना इसको भूल जाओ, तो गोला लगाओ इधर ऐसे, और जब इन्वेस्टिगेशन पूछनी है पूरी एनीमिया प्रोफाइल मांगनी है अलॉन्ग विद डायबिटीज प्रोफाइल। तो इस यू कैन अपनी ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्रीज को आप ऐसे रख लें। T3 या थर्ड ट्राइमेस्टर में आप TMA इज यू, ये वाली भी सारी बात कर लें। वही होता है ना, टाइम ऑफ डिलीवरी, मॉड ऑफ डिलीवरी, एंटीनेटल विजिट्स, रेड लग गया, IVRN लग गया, कितने अल्ट्रासाउंड हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कि कोई टेटनस की वैक्सीनेशन हुई, प्रीटर्म लेबर हुई, नहीं हुई, थर्ड ट्राइमेस्टर में हम ये एडिशनल पॉइंट्स भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आ गई हैं, ये तो हर नॉर्मल ओब्स के पेशेंट की हिस्ट्री थी। आपके पेशेंट आई है इसलिए कि शी है उसको एक पिछली IUD ये थी, डायबिटीज है, चलो ठीक है। तो डायबिटीज के लिए आपने पूछना है कि इसका ऑनसेट क्या था, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं, ठीक है। मैं इसके लिए एक लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने पूरा टेम्पलेट बताया हुआ है। फिर काजेस क्या हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों डायबिटीज हुई, फैमिली हिस्ट्री होगी, प्रीवियस GDM होगा, पिछले बच्चा IUD है, मैक्रोसोमिक है, एशियन एज है, BMI ज्यादा है, ये सब चीजें। ट्रीटमेंट क्या लिया, इंसुलिन ले रही है, ओरल ले रही है, ठीक है। अफेक्ट क्या है कि वो सिम्टम्स कंट्रोल है या नहीं, मींस
यूटीआई दोबारा तो नहीं हो रहा, या अगेन इंक्रीज थर्स्ट, इसका मतलब ये है कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। ठीक है, क्रॉनिक डायबिटीज है तो फिर अगेन उससे पूछें आई सिम्टम्स तो नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, रीनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, न्यूरोपैथी तो नहीं हुई, गैस्ट्रोपैथी तो नहीं हुई। ठीक है, तो इनमें कोई चीज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गई, न्यूरोपैथी है तो ये पॉजिटिव हो गई। अभी कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, इसको ऑप्टिमाइज भी करना है, इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बतानी है, रिस्क भी बताना है, अडेप्टर भी करना है, मल्टीसिविटीन भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब वो जो 16 गोल्डन पॉइंट्स थे ना, आपने स्पेसिफिक जो चीफ कंप्लेंट है उसको देने हैं। ठीक है, तो अब अगर पेशेंट आई, हम दोबारा आते हैं, हमने ऐसे इसको डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ये खाना, ये जो डब्बा है ये बायोडाटा के लिए, इसकी आपने कोई 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है, ये आम बात नहीं है बायोडाटा स्मूथ बोलना। जो रिस्क फैक्टर्स आए आपने सारे यहाँ लिख लिए, एलएमपी शेलएमपी सारी। ठीक है, जो प्रीवियस ओब्स हिस्ट्री थी, जो कोई पॉजिटिव चीजें थी, इनके भी निमोनिक सेट है, यू विल हैव सून, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कर लिए। यहाँ T1 T2 T3 या जो HOPI की डिटेल्स हैं वो यहाँ लिख लें, जो पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं वो यहाँ लिख लें। ये आपका पहला पेज बन गया, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई पढ़ेगा उसको समझ भी नहीं आएगा ये RF क्या है, LM क्या है, OBS क्या है, ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, बट आपको पता है कि ये हो क्या रहा है, आपका टाइम सेव हो गया, आपकी हर इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो है अब आई तो वो चीफ कंप्लेंट थी, उसकी चीफ कंप्लेंट डायबिटीज थी। तो डायबिटीज के लिए 16 क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद एग्जामिनेशन से पूछने हैं कि ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, काजेज, रिस्क फैक्टर्स, और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या ली, उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो कोई फिजिशियन इन्वॉल्व हुआ उसमें, क्या फेटल मॉनिटरिंग हो रही है, क्या मैटरनल मॉनिटरिंग हो रही है, क्या वर्कअप हुआ है, ठीक है, क्या उसकी विशेज हैं, शी नोज अबाउट हर कोर्स एंड नेचर ऑफ डिजीज एंड TMASU। बस अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो पेशेंट जिस कंप्लेंट के साथ आती है ना, जैसे डायबिटीज के साथ आई तो वो सबसे पहले डायबिटीज को एलैबोरेट कर देंगे और फिर ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री में कह देंगे कि मेरी पेशेंट मींस लाइक she presented with complaint of evaluation of her diabetes. She is diagnosed with diabetes from 3 years. She is having she is using insulin या oral glucose test. ये मैं इसको दिखाई देती हूँ आपको। किधर है, चलो ठीक है। तो इसके साथ ही पेशेंट की जो है शी वाज टोल्ड अबाउट दैट fetal growth is abnormal या more liker या water around babies more, and she was told about certain anomaly type of anomaly she don't know. During hospital stay she was put on insulin और फिर इंसुलिन की डिटेल्स वो मैं आपको एंड पे जो है वो टेम्पलेट पूरी शेयर कर दूंगी, नो वरीज। तो इस तरह कर दे, पूरी डायबिटीज को बता दिया। देन यू विल से के regarding her trimester wise history, it was her unplanned spontaneous conception. She conceived without prior preconception counseling. She assumed her pregnancy by missing her cycles. Later on, she did urinary pregnancy test at her home when she was 7 days overdue, and after that she booked herself. मैंने आपकी बिल्ली नहीं देखी, ठीक है। तो आप ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री बता दें, ठीक है। और अगर आपने ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री पहले बतानी है तो डायबिटीज को एंड पे ले आए कि आई किस लिए थी। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जो स्टैंडर्ड है ना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस का, वो ये है कि जिस कंप्लेंट के साथ आई है पहले उसको एड्रेस करो। लाइक लीकिंग के साथ आई है, कितने आवर्स की लीकिंग है, कैसे हुई थी, ठीक है, और मूवमेंट सब कैसी हैं, लेबर में तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो गई, ठीक है, या डेडी जो लीकिंग की हो सकती है कि डिस्चार्ज तो नहीं है या कोई फिसला तो नहीं है। अब आप बताएं ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका है। अच्छा, फिर आपने जो है दूसरा कॉलम है आपके एग्जामिनेशन का, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें भी यही करना है। जो चीजें पॉजिटिव है बस वो लिखें, BMI ज्यादा है वो कैलकुलेट करके लिख लें, 26 है, ठीक है। पैलर पॉजिटिव है वो भी बस लिख दिया, थायराइड मौजूद है तो बस थायराइड को भी पॉजिटिव कर दिया, ब्रेस्ट में कोई लंप है वो पॉजिटिव हो गया, चेस्ट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। PA डिटेल में लिख लो, PA मैं कहूंगी डिटेल में लिख लें, ठीक है। इंस्पेक्शन पे क्या फाइंडिंग्स हैं, पैल्पेशन पे क्या फाइंडिंग्स हैं, परकशन पे वही फिटल हार्ट रेट क्या है, इंस्पेक्शन पे कंटोर कैसा है, अम्बलाइकस का स्टेटस कैसा है, ग्रेविडेरम है, अगर स्कार है तो वो किस कहाँ है और हील्ड है या नहीं है, ठीक है। और कोई हर्नल ओरिफिसेस जो है वो उसके बारे में आप बता दें। PA आप पूरा लिख लें।
मैम जो फाइंडिंग्स मतलब नेगेटिव हैं वो नहीं है प्रेजेंट, तो वो हमने बोलनी है, मतलब अगर पॉजिटिव पहले बोल दी है तो फिर वो उन सब नेगेटिव को भी हम समराइज करेंगे। एग्जैक्टली बोलनी तो है आपने। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन से कि हर चेस्ट एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल, ठीक है, हर सीबीएस एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल। अगर टाइम है तो बोल दो बोथ हार्ट साउंड्स ऑडिबल, नो एडिड साउंड्स, वेसिकुलर नॉर्मल ब्रीदिंग, नो एडिड साउंड्स, बायलैटरल एयर एंट्री, इट्स अप टू यू। लेकिन पॉजिटिव फाइंडिंग्स लिखने का मकसद ये है कि आपने उनको मैनेज करना है ना, कहानी तो उनसे शुरू होनी है, उनको तो आप भूल जाओ। जो चीजें नॉर्मल हैं वो तो नॉर्मल है, वो तो बोलनी, वो तो आपने प्रैक्टिस की हुई है बोलने की, आपके तो टेम्पलेट्स बने हुए हैं। बट जो चीजें पॉजिटिव है वो आपको भूल ना जाए, ठीक है। फिर आप अपनी समरी लिखें, समरी बड़े तसल्ली से लिख लें, जो टाइम आपको मिले वो आपने लिखना। जो है वो बायोडाटा है, लिखना जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं, लिखना जो है वो समरी है, लिखना जो है वो पी है, बस। और बस सब चीजें प्लस माइनस होंगी। अगर वो चीजें प्लस माइनस आई, आपने उन पे गोले मारे हुए हैं, तो आपको वो नजर आ जाएंगे। रिस्क फैक्टर्स ना भी लिखें, वहीं से देख लें कि ये मैंने गोला लगाया हुआ है, ये रिस्क फैक्टर्स है, इट्स अप टू यू, ठीक है। फिर आप आ जाएं एग्जाम इन्वेस्टिगेशंस पे, कौन कौन सी मांगनी है, सॉरी, ठीक है। ये आप डब्बे बना लें। देखिए बेसिक तो सबकी पता करनी है ना, बेसिक तो आपने सबकी पता करनी है। ब्लड ग्रुप है बेसिक 4-5 ही है, ब्लड ग्रुप, सीबीसी और वायरल मार्कर, ठीक है, और आरबीएस, कंप्लीट यूरिन, ये तो सबकी है। इसमें कोई चीज पॉजिटिव है तो बस वो पॉजिटिव है, सीबीसी में एचबी पॉजिटिव है तो सारे एंडिसिस मांग लिया, फेरेटिन मांग लिया, स्टूल टेस्ट मांग लिया, और वो एनीमिया प्रोफाइल पूरी कर ली। डायबिटीज के साथ आई है तो डायबिटीज प्रोफाइल यहाँ लिख लें। आई डायबिटीज के साथ थी, एनीमिया प्रोफाइल तो हमने खुद निकाल ली, ठीक है। प्रीवियस 1 स्कार भी है तो प्रीवियस 1 स्कार प्रोफाइल नहीं भूलनी, ठीक है। और कुछ चीजें आपने एनेस्थीसिया के लिए करनी है। डायबिटीज में अगेन 2 चीजें डिवाइड करें, फीटल और मैटरनल। फीटल की सीटीजी, बायोफिजिकल एनॉमली स्कैन, डेटिंग स्कैन, ये सारे स्कैन अलग से मांग लें। मैं क्या करती थी, मैं सारे स्कैन्स अलग से लिख लेती थी। मैडम इसका डेटिंग दे दें, इसका एनॉमली दे दें, रीसेंट दे दें, इसके ग्रोथ स्कैन दे दें, अगर नहीं दे रही तो जो भी अवेलेबल है वो दे दें। 4-5 हुए हैं, शी टोल्ड मी। स्कैन सारे हो गए, चलो जान छुट्टी, बेसिक हो गए सारे, जान छुट्टी। अब डायबिटीज प्रोफाइल में क्या मांगना है, जब से एडमिट हुई है मैडम इसकी इंसुलिन चल रही है, इसको इसका शुगर लेवल रिकॉर्ड दे दें। आइडली आई नीड होल्ड शुगर प्रोफाइल सिंस हर डे ऑफ एडमिशन, अगर नहीं अवेलेबल तो मुझे लास्ट 48 आवर का चाहिए, बिफोर स्विचिंग ओवर टू इंसुलिन और आफ्टर स्विचिंग ओवर टू इंसुलिन, ठीक है। फिर आप HbA1c मांग लें, इसका जो एनीमिया प्रोफाइल, जो डायबिटीज की प्रोफाइल बनती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है तो फंडोस्कोपी और रीनल फंक्शन टेस्ट और उसके LFTs, वो पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसे भी पॉजिटिव आ गई तो ब्रेथ की प्रोफाइल अलग से बन जाएगी, वो प्रोफाइल है, आप इसको भूलें मत, ये पॉजिटिव है तो इसकी प्रोफाइल या इलाजा से कंफर्म कर लो इसको, ठीक है। उसके बाद LFTs कराओ, फिर कोएगुलेशन प्रोफाइल देखो, उसके बाद इसका लिवर स्टेटस, लिवर स्कैन और एनी एविडेंस ऑफ एसाइटिस, PCR और देन रेफर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। तो इन्वेस्टिगेशन भी आपने लिखनी नहीं है, आपने बस ये पॉजिटिव कर लिया कि मुझे डायबिटीज प्रोफाइल चाहिए, मुझे HCV प्रोफाइल चाहिए, प्रीवियस 1 है मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। या ट्रीटमेंट जो भी हॉस्पिटल में हुई है, ट्रीटमेंट टिकट जो है मुझे दिखा दें, उसको IV लाइन लगी हुई, आई नीड टू नो क्या चल रहा है, ठीक है। स्टेरॉइड लगा नहीं लगा तो आप प्रीवियस स्टेटमेंट मांग लें। हाँ, अगर आपने सेक्शन करना है तो फिर एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए आप मांग सकते हैं कि टोल्ड मी बेसिक डॉक्टर ने इसको चेक किया, मुझे वो कॉल लेटर दिखा दें, इसको डायबिटीज वालों, डायबिटीज की वैल्यूएशन हुई है, मुझे फिजिशियन का कॉल लेटर चाहिए, आप कॉल लेटर भी मांग सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। तो ये था ओब्स का। सिमिलरली गायनी का केस, अच्छा ओब्स के हर केस में ना शुरू में पूछ लो पेशेंट से कि बच्चा उल्टा तो नहीं है, 2 तो नहीं है, IUD तो नहीं है। ये चीजें जो है ना आप मिस कर देते हो, पेशेंट भी मिस कर देता है, आपको नहीं बताता, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि आपने फटल हार्ट रेट आराम से लेने, क्योंकि मे बी IUD और आपको फटल हार्ट रेट जो ट्राइन सोफल सुन रही हूँ, ट्विन पिक ना हो, ठीक है, या ब्रीच पिक ना हो। तो ये ब्रीच IUD ट्विन किस कंपोनेंट में पूछेंगे पेशेंट को? देखिए जब आपने यहाँ रिस्क फैक्टर्स लिखे थे ना ऐसे करके, तो यही आप पूछ लें कि बच्चा ठीक है, सीधा है, ठीक है, हरकत सही हो रही है, 2 तो नहीं बताए, तो ये पूछ लें ना शुरू में ही, बजाय इसके कि आखिर में जाके अपनी आखिरत खराब हो आपकी। ब्रीच बच्चा कैफेलिक, एग्जाम की स्ट्रेस में ब्रीच बच्चा, और अगर वो जो है वो कंप्लीट ब्रीच है, एक्सटेंडेड ब्रीच है, तो आपको तो वो कैफेलिक ही लगेगा ना। तो स्ट्रेस में अगर उसने बोल दिया ब्रीच, एटलीस्ट कंफर्म तो करोगे ना कि मैडम शी टोल्ड मी ब्रीच बट नाउ शी इट इज कैफेलिक, मतलब कुछ तो उसको दोगे ना अहमियत।
आईयूडी वाले को कम से कम सुनोगे तो सही ना कि फेटल हार्टेड आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। ट्विन वालों में अगेन आप देखोगे कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन क्या है, बजाय ऐसे कि पेशेंट ने तो बताया नहीं, ओ आपने देखा दोनों बच्चे आईयूडी आ रहे हैं, फिर आप कहोगे ये तो फंडल हाइट भी ठीक है इसकी, पहला आपको कैफेलिक मिल गया, आगे आपने उसको सिंगल कर देना है। तो ये मेरी क्लिनिकल बातें हैं, मतलब जो मैंने फील किया कि मुझे प्रॉब्लम हुई इन 2-3 सिचुएशंस में कि आईयूडी पहले से नहीं पता थी, या ट्विन का पहले से नहीं पता था, या ब्रीच का पहले से नहीं पता था, तो पूरा केस खराब हुआ है। तो डोंट डू दिस, पहले ही पूछ लो। और इसी तरह गायनी के पेशेंट में पहले ही पूछ लो टीबी तो नहीं है, ठीक है, कोई खानदान में कोई कैंसर वैंसर तो नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है। टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये क्रॉनिक डिजीजेस आप बायोडाटा के साथ पूछ लें, दोनों में, गायनी में और ओब्स में, ठीक है, इट विल सेव योर लाइफ। गायनी में तो आपका ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री का मसला ही नहीं है, यहाँ पूरा बायोडाटा इधर आ गया, यहाँ रिस्क फैक्टर्स आ गए, यहाँ गायनी की एचओपी आ गई, उसमें आपने ऑनसेट ड्यूरेशन सेवेरिटी ये चीजें हैं, या प्रोलैप्स है, या इनफर्टिलिटी के अपने निमोनिक सेट किए हुए हैं हमने, ठीक है, वही 16 पॉइंट्स के मुताबिक कर लेंगे। नहीं निमोनिक पर्सन, मैं निमोनिक पर्सन हूँ, बट मैं रिकमेंड करती हूँ कि होना नहीं चाहिए, बट दे वर्क फॉर मी। और अब देखे ना पाम क्वाइन एचएमबी के लिए उन्होंने खुद आरसीओ ने भी निमोनिक बनाए हुए इतने सारे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम के स्ट्रेस में निमोनिक्स बने होते हैं, दे सेव यू, लेकिन ऐसे निमोनिक ना हो कि एग्जाम में जाके भूल जाओ, अगर बनाया तो फिर ढीट हो जाओ उस पर, उसको बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये गायनी के लिए, ओब्स का थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको प्रॉपर एलैबोरेट कर दिया। अब बात आती है टेम्पलेट्स की। अवेलेबल टेम्पलेट्स डायबिटीज की है, इंट्राइट्राइडेमाइस की है, और जो हम करेंगे विद केसेस वो फिर काफ़ी सारी हो जाएंगी, कुछ हम मिलके बनाएंगे, कुछ मैं अपनी आपसे शेयर कर दूंगी, और यू कैन इजीली मेक योरसेल्फ। और मेरी सजेशन ये है कि अपनी बना लें, पेशेंट के पास जाने से पहले चेकलिस्ट और टेम्पलेट्स बना लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, बस मैं आज का जो मकसद था बिगिनर्स के लिए वो यही था मेरा। अभी तो मैडम ये टेम्पलेट कैसे बनाते हैं? टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं वही इसी बेस पे ऑनसेट, ये जो 16 पॉइंट्स है तो अपने बता दें तो फिर हम उस हिसाब से बनाएं कुछ चेकलिस्ट और टेम्पलेट बनाने का। टेम्पलेट्स बनाने में यही 16 पॉइंट्स हैं। ऑनसेट क्या हुआ किसी भी डिजीज का, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसके लिए उसने ट्रीटमेंट क्या ली, उस ट्रीटमेंट पर इफेक्ट आया या नहीं आया। लेट्स सपोज एचएमबी का केस है, पेशेंट ने पॉन्स्टैन और ट्रांजामिन ली है, लेकिन उसको आइडियली लेनी तो चाहिए थी 5 डेज के लिए 3 टाइम्स, अगर उसने ली है 2 डेज के लिए वो भी ओडी में, तो यहाँ से आपकी मैनेजमेंट चेंज हो गई। नेक्स्ट आप उसको ये तो नहीं करोगे मैं स्टेक्टमी कर दूंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर है, आप उसे कहोगे कि मैं प्रॉपर डोज में दूंगी, सुपरवाइज तरीके से दूंगी, ठीक है। तो फिर आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऐड कर लें, और फिर हॉस्पिटल एडमिशन डिटेल्स जिसमें वर्कअप, मॉनिटरिंग, पेशेंट विशेस, वो सब चीजें आ गई। टेम्पलेट बन गई आपकी, आप 10th कॉपी उठाएं, आप 2-3 दिन दें एक केस को, सारे केसेस एकदम से शुरू मत करो। अब अगर हम शुरू करना है तो डायबिटीज से शुरू कर लो, बहुत आता है, एनीमिया से शुरू कर लो, बहुत आता है। ओब्स कर लोगे तो गायनी तो वैसे इजी है, हिस्ट्री के मुताबिक गायनी की मैनेजमेंट तंग करती है, ठीक है, वो हम डेफिनेटली अपने कोर्स में हम इसको एड्रेस करेंगे। हमने हमारी जो है वो 2 क्लासेस हो भी चुकी हैं, आपको आइडिया भी हो गया होगा, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जैसे डायबिटिक है पेशेंट और उसके साथ आईयूडी भी है, तो उसकी प्रीवियस आईयूडी है, तो ये जो प्रीवियस आईयूडी होगी ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आएगी, और एचओपीए में शुरू में एक्सप्लेन कर देंगे, ये आईयूडी हम जिसकी ऑप्सी हिस्ट्री ले रहे होंगे तभी बताएंगे, में आएगी ना। मेरी सजेशन है, जो स्टैंडर्ड तरीका है मैं आपको बता दूं, ये जो आईयूडी है ना, ये आसान बात नहीं है। बेसिकली प्रीवियस आईयूडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर केस, चीफ कंप्लेंट, और जब आपने एचओपीआई शुरू करनी है, जो स्मार्ट कैंडिडेट होगा, या जब मेरा तरीका था वो ये था कि मैं ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री तो मैं लेती नहीं थी, मैं चीफ कंप्लेंट की लेती थी, और जब मुझे पता चल जाए बैड ओब्स का केस है, बैड ओब्स भी आपको पता है ना, अब कहते नहीं है इसको, चेंज होगी डेफिनेशन, ठीक है। तो मान लीजिए तो बैड ओब्स का केस है, तो फिर आप ऐसे नहीं कहते कि हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हिस्ट्री स्टार्ट तब से हुई जब से उसकी बैड ओब्स स्टार्ट हुई है, देन यू विल से माय हिस्ट्री डेट्स बैक टू हर फर्स्ट कंसेप्शन, ठीक है, और फर्स्ट कंसेप्शन वाज ended at intrauterine death, it was unsupervised pregnancy, और इसमें जो इसके पॉजिटिव चीजें थी कि इसको बीपी रेज हो गया था, इसको फिट्स पड़ गए थे, इसका इमरजेंसी सेक्शन हुआ था, बच्चा जो था वो बहुत कम वेट था, उसका लाइकर बहुत कम था, ठीक है,
और सब चीजें थी, तो वो पॉजिटिव चीजें बता दी। फिर आपने सेकंड प्रेगनेंसी बतानी है, थर्ड बतानी है, फोर्थ बतानी है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट हर करंट प्रेगनेंसी। फिर करंट प्रेगनेंसी आएगी एंड देन इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको ये हुआ, सेकंड में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ। ठीक है, बैड ओब्स की हिस्ट्री जो है वो हर फर्स्ट प्रेगनेंसी इवेंट से ही स्टार्ट हो जाती है। उसका ऑनसेट तो वही है ना, HOPI का में तो हम ऑनसेट से स्टार्ट करेंगे, तो उसका ऑनसेट तो उसकी पहली जो थी प्रेगनेंसी का खराब होना था, जो कि बेसिकली उसी वक्त एड्रेस हो जाती, तो अब प्रेगनेंसी जो थी वो खराब ना होती। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। तो हम करेंगे, हम बैड ओब्स का केस करेंगे जी। मैम समरी के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देंगे, समरी कैसे मतलब लिखेंगे? समरी में जो हिस्ट्री पे पॉजिटिव चीजें हैं कि पेशेंट की एज क्या है, नाम छोड़ दें, ग्रेविडा क्या, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, ठीक है, और कितने वीक्स पे है, LMP-EDD छोड़ दें, और इसी तरह गायनी में आ जाएगा। और जिस चीफ कंप्लेंट के साथ आई है वो डिटेल्स, और HOPI में जो चीजें पॉजिटिव आई हैं वो डिटेल्स, और एग्जामिनेशन पे जो पॉजिटिव चीजें कि BMI ज्यादा है, जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा हुआ है, टेंडरनेस है फ्रैंक्स में, या बायमैनुअल पे कोई चीज है ज्यादा, अगर गायनी का केस है, ओप्स में तो बायमैनुअल नहीं करना होता ना स्पेकुलम करना होता, तो वो पॉजिटिव चीजें बता दी। फिर इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर ने दी हुई है कि HB कम है तो वो ऐड कर दिया, और जिस स्टेटमेंट में जिस प्रेजेंटेशन में वो एडमिट हुई थी, लाइक ब्लीडिंग के साथ एडमिट हुई थी, तो नाउ शी इज ब्लीडिंग फ्री या स्टिल शी इज ब्लीडिंग एंड शी हैज सोक्ड 1 or 2 पैड्स still राइट फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये आप समरी बनाते हो। समरी में भी आपको एक्चुअली ना रिहर्सल की जरूरत है, बट समरी के कंपोनेंट्स यही हैं कि हर पॉजिटिव चीज हिस्ट्री की, एग्जामिनेशन की, इन्वेस्टिगेशन की आपने उसमें बतानी है, और फाइनल उसको क्लोज करना है कि रीसेंट या करंट स्टेटस उसका क्या है। ठीक है, ओके मैम। बायोडाटा के लिए कोई मतलब 2 लाइंस में जिस तरह से एक क्रिस्प क्लियर बायोडाटा होता है, उसका थोड़ा सा गाइड कर दें कि हम वो किस तरह बोलें। बायोडाटा के लिए ना मैं शेयर कर दूंगी, हर एक का अपना होता है, तो मैं अपना शेयर कर दूंगी आपसे ना, मैं साथ में मैं आपको बता ही देती हूँ। लेट मी टू शो यू। जी मैम। कुछ लोगों ने नमाज पढ़नी है, जिन जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे मैंने तो पढ़नी नहीं। ओके, वैसे बुरी बात है, नमाज का मुझे ब्रेक देना चाहिए था, बट मैं आई वाज होपिंग कि ये जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। फातिमा मुझे क्लास लेने दो। अच्छा, मुझे क्लास लेने दो। ठीक है, तो मैं ऐसे लाइन लगाती हूँ, ये है फीमेल की बातें और ये है मेल की बातें। ठीक है, दोनों की एज, इसकी 20 ईयर है, उसकी 30 है। ठीक है, कंसेग्नुअस मैरिज है, कंसेग्नुअस मैरिज CM पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, एज है, रेजिडेंट ऑफ, नाम आ गया दोनों का। अब मैं ना उर्दू में नाम लिखती हूँ, जैसे आयशा है, मुझे फिर आयशा को आयशा के नाम से बुलाना होता है क्योंकि पेशेंट ऑन करते हैं ना अपना नेम, और हस्बैंड का नाम अली है, तो जब मैं चाहती हूँ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में, तो मैं ये नहीं बोलती बंदा क्या करता है, आई टोल्ड हर अली साहब क्या करते हैं, तो पेशेंट ऑन करता है आपको। ठीक है, और दोनों की एज आ गई, रेजिडेंट ऑफ लाहौर है, रावलपिंडी है, जो भी है। ठीक है, कंसेग्नस मैरिज है, ब्लड ग्रुप आ गया अगर ओप्स का केस है, और इसी तरह बाकी चीजें। अच्छा, मैं देती हूँ बिल्ली। अच्छा, दूंगी ना अपनी बेटी को बिल्ली। फातिमा मन के साथ शेयर करा लो प्लीज, सॉरी। तो इस तरह से बना लें, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी। ठीक है, फिर आप LMP, EDD, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ एडमिशन, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, मोड ऑफ एडमिशन, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ये लिख लें। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। फिर इसको प्रैक्टिस कर लो बार बार, लेकिन लिख लो ऐसे ही। और देखो मेरिट फॉर्म में MF लिख लो, कंसेक्यूटिव में CF लिख लो। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिशन में TOD लिख लो, मोड ऑफ एडमिशन में MOD लिख लो, ये सेव करो, टाइम बचाना ना, ताकि आपका टाइम हो। एज में A आ गया। ठीक है, और जब इतनी दफा कर लोगे ना, पता फिर क्या होता है, फिर आप ये भी नहीं लिखते, आप ये लाइन लगाते हो। आपको पता है यहाँ अली आ रहा है, यहाँ जो नाम आ रहा है वो उसकी एज है, यहाँ जो नाम आ रहा है वो उसका रेजिडेंट ऑफ है, यहाँ जो आ रहा है वो कंसेग्नस मैरिज है, यहाँ जो आ रहा है ब्लड ग्रुप आ रहा है, यहाँ जो आ रहा है उसका जो LMP आ रहा है, यहाँ जो आ रहा है उसका EDD आ रहा है, यहाँ उसका DOB आ रहा है, यहाँ मोड ऑफ एडमिशन है, यहाँ टाइम ऑफ एडमिशन है, यहाँ बना ले मतलब।
हाँ ग्रिड बनाए। आवाज कम करो बेटे, ठीक है। लेकिन ना अपनी ग्रामर थोड़ी सी बेहतर कर लें, मेरी जैसी ना रखें, और ना अभी से प्री ऑप करें, ठीक है। मैं वो कैंडिडेट जो कि सुबह बैग उठा के सारे दिन हॉस्टल में खवारी करता है, और वो कैंडिडेट जो हफ्ते में 2 दिन जाता है हॉस्पिटल और 5 दिन बैठ के अपना प्री ऑप करता है, अपनी चेकलिस्ट बनाता है, अपनी टेम्पलेट्स बनाता है, केस को असेस करता है, उसको A to Z लिखता है, डीडीज देखता है, समरी प्रैक्टिस करता है, बायोडाटा प्रैक्टिस करता है, वो कैंडिडेट ज्यादा चांसेस हैं कि वो पास हो जाएगा और जल्दी पास हो जाएगा, ठीक है। फाइल्स अपनी बना लें हर केस की अलग, मतलब अगर डायबिटीज की फाइल है ना तो उसमें डायबिटीज की हर चीज हो, पैथोफिजियोलॉजी, हर कॉम्प्लिकेशन की पैथोफिजियोलॉजी, इंसुलिन कैसे देनी है, और मैनेजमेंट के पॉइंट्स और स्लाइडिंग स्केल, लेबर में चीजें, डीके मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी देयर। और आपने जितने केसेस सुने और लिए हैं वो भी A to Z आपके वहाँ मौजूद हैं। कोई प्रॉब्लम ये है तो बस वो फाइल उठा लें, किताबें, टेक्स्ट बुक, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन चीज़ों में ना, ठीक है। मैं आई विल शो यू माइन फाइल्स। मैं तो बुरी बनी हुई काफ़ी अरसे से, बट यू विल हैव जस्ट आइडिया, ठीक है। टेक होम मैसेज है, जिसके बाद हम बंद करते हैं, क्लास को ऑफ करते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने नमाजें पढ़नी है। तो टेक होम मैसेज ये है कि डॉक्टर हीरा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। डॉक्टर परवीन बात कर रही हूँ। पिछले दिनों डॉक्टर तहरीम ने हिस्ट्री प्रेजेंट की थी, मैंने अभी लेट ज्वाइन किया ये वाली क्लास। तो आपने ये कहा था अनीमिया का केस था उनका, कि आपने हिस्ट्री के स्टार्ट में, ट्राइमेस्टर स्टार्ट करने से पहले आपने शॉर्ट सी उसका बताना है, जैसे कि एनीमिया कंप्लेन प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ इजी फैटिगेबिलिटी, और थोड़ा सा उसके डीडी के रेस्पिरेटरी क्रॉनिक कफ नहीं है, उसको डिस्निया नहीं होता, ऑनलाइन फ्लैट। तो ये चीजें हमने स्टार्ट में बता दिया कि अब पेशेंट एडमिट हो गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डन, उसके बाद नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड माय ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री। तो जो एनीमिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, रिस्क फैक्टर है, वो फिर हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद बताने हैं या थर्ड के, मतलब जैसे हमारी हिस्ट्री एंड होती है। देखिए, जब आप 16 पॉइंट से एनीमिया अप्रोच करेंगे ना, तो बहुत सारी बातें तो ट्राइमेस्टर वाइज वाली वैसे ही कवर हो जाएंगी, और जो बाकी बच जाएंगी वो 1 मिनट के अंदर कवर हो जाएंगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। HOPI जैसे कंफर्टेबल हो आप ले लो, ट्राइमेस्टर वाइज ही पहले ले लो। अगर अंटिल अनलेस आप एनीमिया को प्रॉपर्ली एलैबोरेट कर रहे हो, चलो एंड पे कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अंटिल अनलेस वो मतलब एंड पे एक साथ कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई। HOPI में बहुत मॉडिफिकेशंस हैं। मैंने तो अपनी बताई है आपको, बट मैं ये नहीं कह रही मेरी स्टैंडर्ड है, मैं ये बता रही हूँ कि थोड़ा इंप्रेसिव लगती है, थोड़ी स्टैंडर्ड सी है, नियर टू स्टैंडर्ड है, बट HOPI में मैंने बड़ी मॉडिफिकेशन देखी है। जी, ये मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि जब हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एंड में जाके बताते हैं, शायद एग्जामिनर तब तक कंसंट्रेशन लूज कर चुका हो, तो हमें पहले उसको पॉइंट दे देने चाहिए कि ये मरीज का मसला है, अब हमने ट्राइमेस्टर वाइज यूं पूछ रहे हैं उसको। एग्जैक्टली, कि देखो आई तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ है ना, ट्राइमेस्टर वाइज में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, एग्जामिनर दुखी हो रहे होते हैं बस जल्दी से हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पता चले, उन्होंने अपना काम करना होता है, चीजें मैनेज करनी होती हैं, लिखनी होती हैं। एग्जामिनर को इजी रखोगे ना तो वो आपको इजी रखेगा। तो हम अगर एनीमिया का सारा ही स्टार्ट में बता दें कि उसकी वही बेयर फुटेड की नहीं है, बॉइल वाटर नहीं है, उसकी कंप्लेंट एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल शुरू में बताएं सारा कि इसको जो एनीमिया है प्रायर टू कंसेप्शन ही एनीमिक है, ठीक है। सिम्टम्स प्रायर टू कंसेप्शन से थे, दे एग्रावेटेड इन प्रेगनेंसी, इसकी डाइट ऐसे थी, ब्लीडिंग इसको हुई नहीं हुई, इसमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये नंगे पांव फिरती है, ये पानी बॉयल नहीं यूज करती, ये गोश्त नहीं खाती, इसका पेट भी खराब है, इसको इचिंग भी होती है, घर में मलेरिया के पेशेंट्स हैं, ये बाहर सोते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस भी चल रही है, एंटीफ्लूइड भी ले रही है, कुकिंग बहुत एक्सेसिव करती है, व्हाटएवर आप सारा शुरू में बता दो। एनीमिया को अच्छी तरह प्रेजेंट करके नाउ कमिंग टू ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री, जो चीजें बच गई हैं वो बता दें। अब देखिए ना, एनीमिया में टॉर्च, इस एनीमिया में आएगा ना, नाजिब वोमिटिंग एनीमिया के रिस्पेक्ट आप बता चुके हो, अब उसमें क्या बचा, कोई ब्लीडिंग हुई, डिस्चार्ज हुआ, वो वही बताना है ना, या उसकी टॉर्च की जो चीजें थी वो बताते हैं, ठीक है, या उसने जो है फोलिक एसिड भी एनीमिया में आ गया, उसके डिफरेंशियल्स में आ गया। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बहुत सारी बातें बता चुके हो कि फंडल हाइट एज पर हर जेस्टेशन है, वो भी निकल गई, नॉर्मली स्कैन बताना पड़ेगा, या डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की वैल्यूएशन बतानी पड़ेगी, बाकी चीजें तो निकल गई ना। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में वैक्सीनेशन ही बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि प्रीटर्म लेबर अगेन अनीमिया की कॉम्प्लिकेशन में थी, आपने ऐड कर दी। तो ये जब आप अनीमिया को प्रॉपर्ली बता दोगे तो ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री में आपको बहुत कम चीजें दोबारा बतानी पड़ेंगी,
और ये बहुत इम्प्रेसिव भी है। जी। और डॉक्टर हीरा प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैंने अभी ज्वाइन किया और मैं वेट कर रही थी कि आपकी ये क्लास हो और उसके बाद मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा लिखूं और समझूं। चलिए, अब कुछ बेहतर लग रहा है कि हाउ टू स्टार्ट? जी ये मैंने पीपीटी बनाई नहीं, मैंने अपने सिर्फ दिल की बातें की हैं, जो कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग शुरू किया था तो क्या मुझे फील हुआ था, बस मैंने वही आप लोगों से डिस्कस की है, क्योंकि नेचुरली सबको यही प्रॉब्लम हुई होंगी जो कि मुझे हुई। थैंक यू। चलें बच्चों, अब नमाज पढ़ लो जाके, ठीक है? फीडबैक इफ एनीवन वांट कैन शेयर, नो नॉट मैंडेटरी। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।